नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बैंकिंग लाइफ पायल में। दोस्तों काफ़ी सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए प्री के लिए, मेंस के लिए। तो मैंने सोचा कि उस पर एक वीडियो बनाई जाए, ठीक है, ताकि बार बार आपकी जो क्वेरीज आ रही हैं सिमिलर, उन सबको मैं सॉल्व कर सकूं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगी। सबसे पहले कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, और कुछ टेस्ट सीरीज़ ऐसी होती हैं जिनका प्राइस होता है, हम पे करके लेते हैं, और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती हैं। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट भी। और क्या एग्ज़ाम का लेवल रहता है, कौन से एग्ज़ाम के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, और बिगनर्स के लिए कौन सी अच्छी है, एक्सपर्ट अगर आप हैं, ठीक है, अगर आप तैयारी मतलब काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सी अच्छी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पीओ और क्लर्क प्री एग्ज़ामिनेशन से, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात, प्री एग्ज़ामिनेशन के लिए सबसे पहले तो आपको कोई टेस्ट सीरीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हर एग्ज़ाम के लिए, प्री के लिए आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। ऑली बोर्ड भी डेली टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करता है, प्रैक्टिस मोड पे फ्री मिल जाएगी, ग्रेड अप पे फ्री मिल जाती हैं, ठीक है। प्री का जो एग्ज़ामिनेशन लेवल होता है वो सेम ही होता है ऑलमोस्ट। तो आप कोई भी बैंक प्री एग्ज़ामिनेशन की मॉक टेस्ट ले लीजिए, और आपको प्रैक्टिस ही तो करनी है, ठीक है। तो उसमें पैसे ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी फ्री टेस्ट सीरीज़ से, ठीक है। बट अगर आप फिर भी ख़रीदना चाहते हैं तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ख़रीद लीजिए, क्योंकि प्री के लिए ज़्यादा इतना मैटर नहीं करता कि आप कौन सी ले रहे हैं। बट जो अच्छी टेस्ट सीरीज़ है वो ऑली बोर्ड है, प्रैक्टिस मोक है, ग्रेड अप है, और अड्डा 247 है, और भी काफ़ी टेस्ट सीरीज़ हैं। बट जितनी मैंने यूज़ करी हैं उस वो वाली मैं आपको बता रही हूँ, और टेस्ट बुक भी हो गई, ठीक है। तो जो प्री का एग्ज़ाम है, आप अगर आप बिगनर हैं, ठीक है, आप पहली बार मतलब बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने अभी शुरुआत करी है, ठीक है, आप न्यू हैं बिल्कुल, तो आपको इजी लेवल के मॉक्स देने चाहिए। सबसे पहले तो आप ग्रेड अप की टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं, और फ्री मॉक भी दे सकते हैं ग्रेड अप के। उनमें अलग अलग लेवल भी होता है। और ऑली बोर्ड की अगर आप टेस्ट सीरीज़ खरीद रहे हैं तो उसमें लिखा होता है कि हाँ, ये डिफ़िकल्ट लेवल की है, ये इजी लेवल की है। तो पहले कोशिश कीजिए कि इजी लेवल के क्वेश्चंस कीजिए। उसके बाद जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ, ठीक है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर आप डिफ़िकल्ट मॉक टेस्ट पे जाइए। और अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं डिफ़िकल्ट मॉक टेस्ट में तो निराश मत होइए, क्योंकि जो डिफ़िकल्ट मॉक टेस्ट होते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आपका एक जो डर होता है ना डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर, वो निकालने के लिए होता है। उसमें आप परसेंटाइल चेक कीजिए कि आपका ओवरऑल परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी कितनी आ रही है, ठीक है। उस पर इतने मार्क्स में मत जाइए, ओके। और कट ऑफ क्लियर करने की कोशिश कीजिए उसमें, डिफ़िकल्ट अगर है तो। अगर आपके उसमें मतलब परसेंटाइल अच्छा आ रहा है, लाइक 90% आ रहा है, चाहे मार्क्स कम है, बट एक्यूरेसी और परसेंटाइल अगर ओवरऑल अच्छा आ रहा है, तो आपके एग्ज़ाम में जाहिर सी बात है कि आपके मार्क्स ज़्यादा ही आएंगे मॉक से, ठीक है। ये तो थी एडवाइस बिगिनर्स के लिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको 2-3 महीने हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए, तो आप कोशिश कीजिए आप एक अच्छी डिफ़िकल्ट टेस्ट सीरीज़ लीजिए, या अगर आप फ्री मॉक्स भी कर रहे हैं तो डिफ़िकल्ट लेवल की कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, क्योंकि कंसेप्ट्स आपके ऑलरेडी क्लियर हैं। तो आपको डिफ़िकल्ट लेवल मॉक्स देने चाहिए, ठीक है। तो अब प्री की बात हो गई, अब हम पीओ मेंस की बात करते हैं, ठीक है। प्री के लिए तो आपको पता है आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, और आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं, आपको फ्री काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा। बट मेंस के लिए आप फ्री पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि मेंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और प्री तो होता है सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। बट मेंस के जो मार्क्स होते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में, आपके वो मार्क्स जुड़ते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ का सिलेक्शन करें मेंस के लिए, ठीक है। दोस्तों, मैं इससे पहले कि आपको टेस्ट सीरीज़ बताऊं मेंस के लिए, मैं आपको अपनी एक मिस्टेक बताना चाहती हूं जो मैंने की। आईबीपीएस पीओ मेंस का जब मेरा एग्ज़ामिनेशन था 2018 में, वो मेरा पहला मेंस था, मतलब मेरा पहली बार प्री क्लियर हुआ था आईबीपीएस पीओ प्री 2018, ठीक है, जो मेरा पहला पीओ एग्ज़ाम था। तो प्री तो मेरा क्लियर हो गया था, बट मैंने क्या गलती करी, मैंने टेस्ट सीरीज़ अच्छी नहीं ली। किस टेस्ट सीरीज़ की वजह से मेरा जो एग्ज़ाम ख़राब हुआ वो मैं आपको नहीं बता सकती, नहीं, बिकॉज नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं, टेस्ट सीरीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तो लेकिन जिस टेस्ट सीरीज़ की वजह से मुझे फ़ायदा हुआ उसका मैं नाम ज़रूर लूँगी। मैंने पहले ऑली बोर्ड की टेस्ट सीरीज़ नहीं ख़रीदी, ठीक है। मुझे लगा काफ़ी महंगी है, ठीक है, मतलब बिकॉज एक्सपेंसिव है उनकी टेस्ट सीरीज़। बट जब तक मैंने नहीं ख़रीदी ना गाइज़, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है।
जो मैंने टेस्ट सीरीज़ ख़रीदी थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, बट जो मैंने ख़रीदी थी उसमें क्या हुआ मेंस के लिए कि मेरा रीजनिंग सेक्शन, जो कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, ठीक है, जिसमें मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं और एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है, उसमें मेंस में मेरे 60 में से 35 मार्क्स आ रहे हैं मॉक्स में। कोई भी मॉक में दे लूँ मेन का, ठीक है, पीओ का। बट जब मैं एग्ज़ाम में गई तो सिर्फ उसी रीजनिंग सेक्शन की वजह से, जिसमें मैं टॉप कर रही थी मॉक में, ठीक है, ओवरऑल उसी सेक्शन की वजह से मेरा IBPS PO मेंस 2018 क्लियर नहीं हो पाया। मैं सेक्शनल कट ऑफ तक क्लियर नहीं कर पाई। मैंने 21 अटैम्प्ट करे और मेरे सिर्फ 5.5 नंबर आए, ठीक है। और जबकि वो एग्जामिनेशन हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन था IBPS PO मेंस 2018। इवन SBI PO मेंस से भी टफ आया था और उसकी मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना भी मुश्किल था, जो कि मैंने क्लियर करी, ठीक है, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लिए। बट रीजनिंग जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है उसी में मेरे मार्क्स नहीं आए, ठीक है। तो और रीजनिंग जो होती है ज़्यादातर प्रैक्टिस मैं मॉक से ही करती थी, ठीक है। और ऑली बोर्ड की टेस्ट सीरीज़ जो मैंने ली, जिसकी वजह से मेरा SBI PO मेंस 2019 भी क्लियर हुआ और IBPS PO मेंस 2019 भी क्लियर हुआ और काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ, कट ऑफ से 30 मार्क्स अबव आए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ऑली बोर्ड के जो मॉक टेस्ट होते हैं, ना कि सिर्फ मेंस के बल्कि प्री के भी, उनका क्वालिटी लेवल बहुत अच्छा होता है गाइस। कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी आपको, एनालिसिस में कोई एरर नहीं मिलेगा और डिफ़िकल्टी लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है। इवन एग्ज़ाम से ऊपर हो सकता है उनका डिफ़िकल्टी लेवल, लेकिन नीचे नहीं होगा, ठीक है। सेम हो सकता है या ऊपर होगा, लेकिन नीचे कभी नहीं होगा। तो अगर आप ऑली बोर्ड के मॉक टेस्ट कर जाएंगे तो आपका जो चाहे कितना भी टफ एग्ज़ाम आ जाए, रियल एग्ज़ाम, तो आपको वहाँ डर नहीं लगेगा, बिकॉज आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है। टफेस्ट मॉक टेस्ट आप दे चुके हो घर पर, तो एग्ज़ाम सेंटर में तो फिर डर वाली बात तो कुछ रह ही नहीं गई, ठीक है। और आपके स्कोर भी अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरा अगर आप सजेशन माने तो मैं ऑली बोर्ड मॉक टेस्ट ही आपको सजेस्ट करूँगी मेंस के लिए। बट कुछ बच्चे कहते हैं कि प्रैक्टिस मॉक्स भी उनको अच्छा लगता है डिफ़िकल्टी लेवल। तो गाइस, आप डिफ़िकल्टी लेवल चेक करके मेंस का लीजिए। प्री के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज प्री का एग्जामिनेशन आजकल ईजी ही आता है, PO का भी और क्लर्क का भी, बस उसमें अटैम्प्ट ज़्यादा करने होते हैं। तो बट मेंस का एग्ज़ाम लेवल आपको डिफ़िकल्ट ही मिलेगा, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, वो कभी इजी नहीं आता, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ अच्छी लेनी है और उसके लिए तो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। अगर आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप दूसरे सोर्सेज से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ बच्चे मतलब बुक से भी करते हैं और क्लासेस देख ली, ठीक है, तो वो सबकी अपनी चॉइस है कि वो कौन से सोर्सेज से प्रिपरेशन करते हैं। बट मैं ज़्यादातर मॉक से ही प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि ऑनलाइन मॉक्स बेटर रहता है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन है तो आपको सेम इंटरफेस मिल जाता है, ठीक है। तो ईजी हो जाता है आपके लिए, आप फैमिलियर हो जाते हो उस चीज़ से। और तो आप एक काम कीजिए, अगर आपको ऑली बोर्ड महंगा लगता है तो आप दूसरी टेस्ट सीरीज़ आप चेक कर सकते हैं, जैसे प्रैक्टिस बुक हो गई, टेक्स्ट बुक हो गई, उनका डिफ़िकल्टी लेवल ठीक है। बट आप एक बार क्या कीजिए, ऑली बोर्ड का एक फ्री मॉक तो मिलता ही है इवन मेंस के लिए भी, तो आप कंपेयर करके देख लीजिए, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डिफ़िकल्टी लेवल जो बाकी का, जो आप दूसरी टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल ऑली बोर्ड के मुकाबले कैसा है। अगर आपको सेम लगता है या थोड़ा सा कम लगता है, लिटिल बिट, बट अच्छा लगता है, तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ऑली बोर्ड ही लेना है। मैं बस ये सजेस्ट करूँगी कि अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज़ लीजिए आप मेंस के लिए, ठीक है। तो अब ये बात हो गई कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी है, और अब हम बात करेंगे कि कितनी बार मॉक्स अटैम्प्ट करने हैं। कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम आप मेंस के आपने कितने मॉक्स लगाए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, और प्री के आपने कितने लगाए, ठीक है। तो दोस्तों, पहले मैं मेंस का बता देती हूँ कि कितने ज़रूरी हैं, कि आपको इतने तो करने ही करने हैं, चाहे आप बिगनर हैं चाहे आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है। आपको मेंस के कम से कम, मिनिमम टू मिनिमम मैं बता रही हूँ, कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको मेंस के, आपको एनालिसिस भी तो करना है ना, खाली ये नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिया और छोड़ दिया, नहीं, आपको पूरा सॉल्व करके देखना है उसको अटेम्प्ट करने के बाद कि कहाँ गलती हुई है। तो पूरा एक दिन ऑलमोस्ट लग जाएगा या हाफ डे लग ही जाता है, ठीक है, 5 से 6 घंटे लग जाएंगे अगर आप अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो आप हफ्ते में 2 मॉक दे सकते हैं, जैसे कि आपने एक वेडनेसडे को दे दिया, एक संडे को दे दिया, या एक थर्सडे को दे दिया, एक मंडे को, 3 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, ठीक है। तो हफ्ते में 2 मॉक आप दे सकते हैं, वो काफ़ी रहेंगे। और मैक्सिमम अगर आप देना चाहते हैं तो 3 दे दीजिए। उससे ज़्यादा आप देंगे तो आपको मतलब प्रेशर बढ़ेगा माइंड पे, तो रिलैक्स होने के लिए भी आपको टाइम चाहिए, ठीक है।
और जीके भी आपको करना होता है। तो 2 मॉक मिनिमम दे दीजिए और मैक्सिमम आप 3 दे सकते हैं एक वीक में, ठीक है। ये तो था मेंस के लिए। अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्री के जो मॉक होते हैं वो आप डेली का एक दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का मॉक होता है और आप उसको एनालाइज भी इजीली कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चंस कम होते हैं। तो आप या तो आप एक दिन छोड़ के दे दीजिए, मिनिमम आप क्या कीजिए, मिनिमम टू मिनिमम आप एक दिन छोड़ के दे दीजिए, ठीक है। यानी कि हफ्ते में कम से कम 4 मॉक आप दीजिए प्री के। और अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली भी दे सकते हैं, ठीक है। उससे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अलग से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप डेली प्री का एक मॉक देते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग्स इन इंग्लिश. Welcome to my channel, guys. So what we will discuss today, which test series to buy for bank examination. Many candidates asked me this question, so I thought of making a video about this topic. And what questions I will cover in these. I will tell you which test series should be bought for examination, and should you buy the test series, or should you go for the free mock test series that are available on the websites. Okay. What is the difficulty level of the examination, different examination, and which test series are good for different examination, and what should you do as a beginner or as an expert, which test series you should buy as a beginner or an expert. So let's first discuss about the test series for the PO and clerk pre-examination. Okay. Guys, you need not buy any test series for the pre-examination, because Olive Board provides daily 1 free mock for the pre-examination for both clerk and pre, even 3 mocks for daily at their website, and you can check it. And you can find a free mock test from the Exambee also, and they provide the complete mock test series even for mains, and free of cost. And you can also find the free mocks from GradeUp and Practice Mock also. So you can use different websites. So you need not purchase test series for pre-examination, because you will easily find like 20 to 30 mock test series mock test freely available on the website on internet. Okay. And if you are a beginner, first let's talk about a beginner. If you are a beginner, if you have started your preparation for about a week, so what should you do? You should start giving easy level mock test. Okay, because your concepts are not clear right now, and your syllabus is also not complete. But if you are an expert, you should give difficult mock test. And you can buy if you want to buy mock test series for the pre-examination, you can go for the Olive Board test series, or GradeUp, or any other test series like Adda 247, Practice Mock, Test Book. These are all good. These are all the test series which I have personally used. If you buy Olive Board mock test series for the pre-examination, it is also written on there every single mock that this one is of difficult level, this one is of easy level, and this one is of moderate level. So if you are an expert, you should do the difficult mock test series mock test first, and try to get good marks there. Okay, don't feel nervous if you get low marks, because if you get like percentile and accuracy above 90%, that means you will surely get good marks in the real examination, more marks than you are getting in the mocks. Okay. So that was all about the pre-examination, a test series related to the pre-examination. Now we will talk about the test series for the PO mains examination and clerk mains examination. Guys, before telling the test series, the name of the test series which you should buy, I want to tell you my mistake, the mistake that I had made when I gave my first examination, IBPS PO mains examination 2018. That was my first exam which I appeared for. I never filled any clerk exam form, so that was my first exam, the PO examination, IBPS PO 2018. I cleared the pre, but I couldn't clear the IBPS PO mains 2018. I won't say the name of the test series due to which I was not able to clear the examination, but I would definitely say the name of the test series due to which I cleared the SPI PO 2019 examination, mains examination, and IBPS PO 2019 examination also, and with very good marks, like 30 marks above cutoff. So first of all, let's talk about the test series which I purchased, due to which I got failed. And some candidates would say that you can't get failed due to test series, but that was in my case. IBPS PO mains 2018 was the toughest examination in the banking history, and it was really tougher even than the SPI PO mains examination.
it was really difficult to clear the sectional cutoff of the math section, which was the most difficult section that came in that exam. But reasoning and other sections were quite moderate, not that difficult, but maths was most difficult. I cleared the sectional cutoff of maths, okay, but the reasoning section, which which was my strongest section, and I was getting good marks. I mean, I was like getting topper marks, or you can say I was doing top in that section in mocks, like 36 marks or 40 marks out of 60. But when I appeared for the mains examination, the real examination, what happened, I attempted 21 question, but I couldn't even clear the sectional cutoff for the reasoning section, and only due to that section I couldn't get selected. So I didn't buy the Olive test series at that time, thinking that it was expensive, because it is really expensive, but their difficulty level and quality level is like literally very good, even more difficult than examination, or at par with the examination level, but not less than that. So I would recommend you guys to buy Olive mock test series for mains. But some candidates are also saying that practice mock mains mock test series are also good. The difficulty level is also good. Guys, it's up to you. That was my personal suggestion. If you find it expensive, you can compare the free Olive mock test, mains mock test, with the free mains mock test of any other test series, and find the difficulty level and compare it, and then decide accordingly. Okay, I just want you to buy a very good mock test series for the mains examination, a difficult mock test series. Okay, so that was about the test series which you should buy, the name of the test series. Many candidates ask me this question, that how many mocks you should give for the pre-examination and for the mains examination also. So first, let's talk about the mains examination. Guys, you should give at least 2 mocks, minimum 2 mocks per week for the mains examination, and you can extend it up to 3 also, not more than that. 3 would be enough, because you have to analyze the mock test also, and it would take total 5 hours in attempting and analyzing the mock test per day per mock. So you can give 2 mocks minimum for the mains examination. Okay, even if you are a beginner or an expert. For the pre-examination, what you can do, you can give 1 mock daily if you have time. If you don't have time, you can give pre-mock every alternate day. Okay, with a gap of 1 day. Okay, that means a 4 mock test for pre-examination per week. So that was all for today, guys, and we will meet in the next video. Till then, keep watching my channel and press the bell icon for notification after subscribing to my channel, and have a nice day.